हिंदुस्तान द्वारा इनिशिएटेड इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार, साइकोग्राफी सोसाइटी रांची, और आज एक पैनल डिस्कशन है फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड एजुकेशनर्स, डिलेइंग सेशंस, इम्पैक्ट एंड वे फॉर्म। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इस पैनल में बिहार और झारखंड के सभी नामचीन एजुकेशनिस्ट हैं और साथ मिल रहा है हमें वेस्ट बंगाल से भी एक लीडिंग यूनिवर्सिटी का। सबसे पहले आज का जो विषय है, ये जो पेंडेमिक हुआ है कोरोना के कारण अक्रॉस द कंट्री, सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में एकेडमिक कैलेंडर डिले हो चुके हैं, जिसका सीधा परिणाम बच्चों की पढ़ाई पे पड़ रहा है। बच्चे बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, गार्जियन को भी आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ये इनिशिएटिव हिंदुस्तान अखबार की ओर से हुआ कि एक चर्चा हो जाए कि कैसे इन चीजों से हम आगे बढ़ सकते हैं और इस परिस्थिति में कैसे हम इसका सामना करेंगे। और मैं शुरुआत करूंगा, हमारे बीच है पैनलिस्ट प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे सर, 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस, रांची यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, वहीं के वाइस चांसलर हुए, पूर्व वाइस चांसलर के रूप में भी इन्होंने काम किया है और इन्होंने अपनी शिक्षा का लाभ विदेशों में भी दिया है। जो मुझे जानकारी है, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, इतने जगहों पे जाकर उन्होंने अपने ज्ञान का दान किया है। 25 से ज्यादा पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं। तो आपका स्वागत है रमेश कुमार पांडे सर। रांची और झारखंड के आप लाइट हाउस हैं और आपके इस उपस्थिति से लोगों को लाभ मिलेगा। हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट जो है प्रोफेसर प्रमोद पाठक हैं। आप सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं IIT धनबाद के और एसोसिएट डीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहे हुए हैं। इन्होंने देश भर में विभिन्न स्थानों पे अपने प्रेजेंटेशंस दिए हैं, पेपर्स पब्लिश किए हैं और इनके ज्ञान का लाभ पूरी IIT ही नहीं, पूरी एकेडमिक फ्रेटर्निटी उठाती रही है। हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर उज्जवल कुमार चौधरी सर। आपका स्वागत है, प्रो वाइस चांसलर, स्कूल ऑफ मीडिया, कम्युनिकेशन एंड फैशन, एक बड़ा डोमेन है सर का। सर अरेमास यूनिवर्सिटी के प्रोवीसी हैं और इनके बारे में आपको बता दें, सर का जो अनुभव है अमेठी यूनिवर्सिटी बॉम्बे, सिम्बियोसिस पुणे, इसके अलावा ये पर्ल एकेडमी में भी मुंबई और दिल्ली में अपने सेवाएं दिए हैं और मीडिया से भी काफी जुड़े रहे हैं। टाइम्स ग्रुप, बिजनेस इंडिया टीवी, जी न्यूज से भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। आपका भी स्वागत है उज्जवल कुमार चौधरी सर। और हमारे बीच अत्यंत प्रमुख हस्ती, पूरे बिहार की नाज, NIT पटना के डायरेक्टर प्रदीप कुमार जैन सर। आपका स्वागत है सर। सबको बता दें, सर अपने साथ बनारस का अनुभव लेकर के आए हैं। सर यहाँ आने के पहले बनारस IIT BHU में डीन थे। सर का जो स्पेशलाइजेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें सर 12 साल सेवाएं दिए हैं एज ए लेक्चरर और सर का एक्सपीरियंस 36 से ज्यादा सालों का है एकेडमिया में और अपने इस अनुभव का लाभ वो अब NIT पटना को दे रहे हैं और बिहारी नहीं, देश भर से आए जो पटना में NIT पटना बच्चे हैं, एक नई मिसाल उन्होंने कायम की है और सर के मार्गदर्शन में NIT पटना दिन दूनी और रात चौगुनी जो कहते हैं आगे बढ़ रहा है और नया हॉराइजन मिला है सबको। आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत है। आज की शुरुआत सबसे पहले वाइस चांसलर सर से, जो हम लोग फॉर्मेट है सभी से रिक्वेस्ट हम करेंगे, आपका जब रिक्वेस्ट करेंगे 5 मिनट में अपने विषय को बता दें। ये जो टॉपिक है कि आपके क्या सोच है, ये जो पेंडेमिक है इससे कैसे लड़ा जा सकता है, स्टूडेंट का जो आप जिस बच्चों को पढ़ा रहे हैं वे बच्चे इस परिस्थिति में क्या करें, पेरेंट्स के लिए क्या मार्गदर्शन है और ऑनलाइन मीडियम में क्या सुविधाएं आपके द्वारा दी जा रही है या बच्चे क्या करें कि अपने को कोप अप करें। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे सर, वाइस चांसलर रांची यूनिवर्सिटी से। यह विषय जो कि बहुत ही सामयिक है, कोविड-19 के चलते पूरे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में सेशंस लेट हो गए हैं और उससे कैसे निजात पाया जाए, इसी विषय पर चर्चा होगी। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को विद्यार्थी भी देख रहे हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि उनके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि जो विद्यार्थी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या जो पाठक आपके
इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वे इस बात से अवगत हो जाएं कि विश्वविद्यालय उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए तत्पर है और उसी का परिणाम है कि रांची विश्वविद्यालय ने इस लॉकडाउन के पीरियड में भी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराए हैं और ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने का परिणाम रहा कि इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोगों ने 40 विषयों का रिजल्ट प्रकाशित किया, जिनमें हमारे एमबीबीएस के छात्र थे जिनके लिए समय पर रिजल्ट निकलना आवश्यक था। उसी तरह से हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेज हमारे यहाँ कम्युनिटी रेडियो खांची है, उसके माध्यम से 1000 से ज्यादा लेक्चर हम लोगों ने अपने प्रोफेसर्स के इस पर प्रसारित किए और ये लेक्चर जो हैं YouTube के माध्यम से भी विद्यार्थियों तक उपलब्ध हैं। परीक्षाओं का जहां तक प्रश्न है, इस लॉकडाउन की अवधि में हम लोगों ने विद्यार्थियों की परीक्षाएं विभिन्न संसाधनों का, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया है। गूगल फॉर्म के माध्यम से हम लोगों ने परीक्षाएं कंडक्ट कराई हैं, उसके माध्यम से हम लोग रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। समय समय पर यूजीसी, एमएचआरडी तथा राज्य सरकार और महामहिम के यहाँ से जो भी निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं, उन निर्देशों का हम लोग पालन कर रहे हैं और हमारा जो लक्ष्य है वह लक्ष्य यही है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन दे पाए और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जो भी विद्यार्थी हैं उनको कोर्सेज उस तरह का दें कि वह आउटकम बेस्ड एजुकेशन हो, ओबीई हो, और जिसमें गैप की सुविधा हो। गैप से हमारा अर्थ यह है कि the suite of courses and learning activities a student undergoes in a graduate program makes him/her achieve the graduate attribution profile or gap as outlined in the Washington Accord. तो रांची विश्वविद्यालय उस दिशा में प्रयास है, बल्कि पूरे झारखंड में यह प्रयोग प्रारंभ किया जा रहा है और जिसमें रांची विश्वविद्यालय प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभाने जा रहा है। और OLC कॉलेजेस प्रैक्टिसेस गुड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग कंट्रोल, ये प्रोफेसर पॉल गॉडमैन का है। OLC is about the colleges making explicit to students and teachers the processes to students on what, why, how and when and where students will learn in the courses and other learning setting provided to them. और आज की वर्तमान परिस्थिति के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे कि आज हमारा समय जो है, मैक्सिमम समय, huge efforts are wasted in managing the messy system and processes of admission and examination. System reduces autonomy of teachers and colleges to make their own innovations to excel. Teachers' role dilated to more of coaching for university exams. This in turn dilutes implementation of OBE, that is outcome-based education. How do we transform this system where the university empowers the colleges and their teachers to achieve OBE plus GAP plus OLC, which I have just now outlined? This is what is the planning of universities in Jharkhand, of which Ranchi University has been made a nodal center along with Jharkhand Technical University. परीक्षाओं के विलंब होने के कारण जो विद्यार्थी मानसिक रूप से काफी पीड़ित हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप चिंता न करें, विश्वविद्यालय लगातार आपकी समस्याओं पर नजर रखे हुए है और आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हर विपरीत परिस्थिति जो है एक अवसर प्रदान करती है और यह खुद को आजमाने की और स्वयं को नई बुलंदियों की ओर ले जाने का एक अवसर है।
इस अवसर का सभी विद्यार्थी लाभ उठाएं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस आपदा में आप अवसर को परिवर्तित कीजिए। इसमें हमें एक टर्निंग पॉइंट सामना करना है। यूजीसी के द्वारा जो प्रस्ताव हमें समय समय पर दिए गए हैं और हमें आरडी के द्वारा भी दिए गए हैं, उसके अनुसार अगस्त महीने से हम लोग परीक्षाओं का आयोजन करने जा रहे हैं और सितंबर के महीने में सभी परीक्षाओं का संचालन कर नियमों का पालन करते हुए, कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षाएं हम कंडक्ट कराकर आपके सेशंस को रेगुलर करने का प्रयास करेंगे। अंत में कहना चाहूंगा, गुरुवर टैगोर की एक कविता है जो उन्होंने नूतन जुगेर घोरम में कहा है, चुलाए चुलाए बाजबे जो मेरे मेरी आयर बेगई पोथे कट जाए कोरिस ना आर देरी। अर्थात हर आगे बढ़ने वाले कदम पर घोषनाद होगा, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे। अब देरी मत करो, हम सभी मिलकर इस कोरोना बीमारी से लड़ेंगे और हमारी परीक्षाएं जो देर से हुई हैं और हमारे विद्यार्थियों का जो सेशंस देर हुआ है उसमें सुधार करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और KR श्रीवत्सन सीनियर फेलो के नेतृत्व में हम लोग झारखंड में झारखंड एजुकेशनल ग्रिड की स्थापना कर रहे हैं, जिसके माध्यम से सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज जुड़ेंगे और नई सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विद्यार्थियों को शिक्षा देंगे। धन्यवाद पांडे सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया इस पूरे विषय को। अब मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट IIT धनबाद से प्रोफेसर प्रमोद पाठक सर से अनुरोध करता है कि संक्षेप में 5 से 7 मिनट में इस विषय पे अपने मूल विचार रखें। ये पैंडेमिक जो है, इसका किसी को भी कोई अनुभव नहीं था। परिस्थितियां विषम थी और इस पर क्या स्टैंड लेना है ये किसी को नहीं पता था। तो इस विषम परिस्थिति में हम लोगों ने समय के साथ सीखते हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए प्रयास किए हैं और जो आज की स्थिति है उसमें 2 मूल मुद्दों पर हम लोगों ने कोशिश किया। एक तो ऑनलाइन क्लासेस और दूसरा ऑनलाइन लर्निंग। कई जगह हम लोग इसको मिक्सअप कर देते हैं। दरअसल ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन लर्निंग में एक फर्क है। ऑनलाइन क्लासेस की समस्या ये है कि एक साथ सारे जगहों पर कक्षाएं चलें, लेकिन चूंकि कनेक्टिविटी के मामले हैं, कनेक्टिविटी का इश्यूज है, वो हर वक्त संभव नहीं होता है। तो इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और वो देना चाहिए। ऑनलाइन लर्निंग से क्या होता है कि यदि ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पा रहे हैं तो ऑनलाइन रिसोर्सेज को शेयर करके वो उनको बैकअप प्रदान करती है और विद्यार्थी को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। एक चीज तो इसमें स्पष्ट है कि पढ़ाई का, एकेडमिक सत्र को चलाने का एक नया मॉडल डेवलप करना पड़ेगा और ये मॉडल डिजिटाइजेशन के रास्ते से जाता है। लेकिन इसके साथ ही ये भी हमें गौर करना होगा कि जो डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया है उसके लिए अभी काफी तैयारी की आवश्यकता है। और ये सिर्फ भारतवर्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में इस प्रकार की सोच विकसित हो रही है। यहाँ तक कि जो विश्व के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं, हार्वर्ड सरीखे, वहां भी इस पर चिंता व्यक्त की गई है कि डिजिटाइजेशन की पूरी तैयारी अभी भी पुख्ता रूप से नहीं है। तो हमें एक दूसरे मॉडल का भी सहारा लेना पड़ेगा और वो काफी प्रचलित मॉडल भी है। जो ओपन यूनिवर्सिटी का मॉडल है वो चल ही रहा है और ओपन यूनिवर्सिटी के मॉडल के माध्यम से हम लोगों ने उन छात्रों तक शिक्षा पहुंचाई है जो रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे थे। तो आज की जो स्थिति है उसमें उसका भी सहारा लेना पड़ेगा और जो फोकस होगा, पहले क्लासरूम्स में जब पढ़ाई होती थी तो टीचर सेंट्रिक मॉडल होता था, लेकिन टीचर सेंट्रिक मॉडल में टीचर और विद्यार्थी के बीच जो अंतर क्रिया होती थी, जो इंटरैक्शन होता था,
वो ज्यादा होता था। ऑनलाइन मोड में इसकी संभावना क्षीण है। तो ये लर्नर सेंट्रिक मॉडल होगा और विद्यार्थी को खुद भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, यानी स्वाध्याय को भी हमें बढ़ावा देना पड़ेगा और स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। दूसरी जो बात है कि विद्यार्थी बड़े चिंतित हैं, कई तरह के सवाल, कई तरह की जिज्ञासा, कई तरह की दुश्चिंताएं उनको घेरे हुए हैं। तो जो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो विद्यार्थी आज की दुनिया में हैं, यानी जो 2000 के बाद आए हैं, तो उनको ये बताना चाहूंगा कि वर्ष 1900 में जो लोग पैदा हुए होंगे वो इनसे कहीं ज्यादा समस्याएं झेल चुके होंगे और दो विश्व युद्ध देखा उन्होंने, जिसमें कोई 80 मिलियन लोग मारे गए थे। साथ ही 1918 का पैंडेमिक देखा जिसमें कोई 5 करोड़ लोग मारे गए थे। तो आज की दुनिया उससे बहुत अलग है और हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की किसी दुश्चिंता की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि आपको अपने प्रयास जारी रखना है और तैयारी करनी है। दरअसल ये इस तरह की स्थिति है, ये एक तरह का युद्ध है। तो इस युद्ध में जो सबसे बड़ी बात होती है कि जो सेना शांति के दिनों में तैयार रहती है वो युद्ध के दिनों में कम खून बहाती है। तो हमें इन विद्यार्थियों को यही संदेश देना है कि आप तैयारी पूरी रखिए, जब समय आएगा परीक्षाएं होंगी, आप परीक्षा दे देना। और दूसरी चीज, विद्यार्थी क्रिकेट भी बहुत देखते हैं, बहुत खेलते हैं, तो उनको थोड़ा सा क्रिकेटर से भी सीखना है। टेस्ट मैचेस में क्या होता है, हमने देखा है कि कभी कभी परिस्थितियां विपरीत होती हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब विपरीत परिस्थिति हो तो विकेट पर टिके रहिए, लूज बॉल जब मिलेगा तो रन बनाइएगा, हिट विकेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दो संदेश बड़े महत्वपूर्ण है कि फौज की तरह रिहर्सल, तैयारी, प्रैक्टिस जारी रखिए और टेस्ट मैच के अच्छे खिलाड़ी की तरह विकेट पर टिके रहने की जो आपकी मानसिकता है उसको बनाए रखिए। वो संयम, वो शांति, वो जरूरी है। और पढ़ाई हमेशा करनी पड़ेगी, पढ़ाई से भागने का ये अवसर नहीं है। मुझे लगता है कि लर्निंग रिसोर्सेज को और डेवलप करना पड़ेगा ताकि इस तरह की परिस्थितियों में हम उन लर्निंग रिसोर्सेज के जरिए विद्यार्थियों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित कर सकें और वो सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम टीचिंग पर निर्भर ना होकर के अपने परिश्रम से स्वाध्याय के जरिए ज्ञान अर्जित कर सकें। आखिर इन पढ़ाई का, इन विश्वविद्यालयों का मूल मकसद तो यही है कि हम अच्छे सिटीजन्स बनाएं, ज्ञान और मूल्य को प्रचारित करें और विद्यार्थियों को समाज की समस्याएं सुलझाने में और समाज की समस्याएं झेलने के लिए तैयार करें। तो मुझे लगता है कि अगर ये संदेश विद्यार्थियों तक जाता है तो काफी हद तक हम इस पैंडेमिक का मुकाबला कर सकते हैं और ये मुकाबला मिलजुल करके ही होगा, शिक्षकों के जरिए, विद्यार्थियों के जरिए, समाज के हर तबके के जरिए, क्योंकि इसका अनुभव किसी के पास नहीं था और ये पहला मौका है मुझे लगता है 100 साल में। तो अगर 100 साल से ऊपर के लोग होंगे तो पता नहीं, लेकिन 100 साल के अंदर तो ऐसा कोई हमने अनुभव नहीं पाया, तो इसलिए ये थोड़ी दिक्कत है। तो इसमें साथ मिलकर के सीखना है, मिलजुल के इस विपत्ति का सामना करना है। धन्यवाद। पाठक सर का धन्यवाद कि अपना मार्गदर्शन विद्यार्थियों को किया और जो हिंदुस्तान, बिहार, झारखंड के पाठक और देश भर के पाठक जो सुनेंगे उनको मैं बताना चाहता हूँ, सर ने जो 3 महत्वपूर्ण बात कही, इस स्थिति के लिए कोई पहले से तैयार नहीं था। एक दूसरी बात सर ने कही कि ऑनलाइन क्लासेस के साथ ऑनलाइन रिसोर्सेज होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट सर की ओर से आया है, क्योंकि कनेक्टिविटी इश्यूज रहेंगी तो ऑनलाइन रिसोर्सेज जनरेट होना चाहिए, उसकी एक बैंक होनी चाहिए सो दैट कि बच्चे उसको कोप अप कर सकें। अब मैं अपने तीसरे एमिनेंट पैनलिस्ट प्रोफेसर उज्जवल कुमार चौधरी सर से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर प्रकाश डालें और मैं दर्शकों को, जो हिंदुस्तान के पाठक हैं और शुभचिंतक हैं, ये भी बता दूं कि अभी हमने पढ़ा था कि सर की यूनिवर्सिटी ने कोविड में अपना रिसोर्सेज सरकार को भी मुहैया कराया। हमने पढ़ा भी कि कुछ स्कॉलरशिप्स भी हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पर सर, आप बच्चों से सीधे जुड़े हुए हैं, आपके क्या विचार इस विषय में कि इस स्थिति को बच्चे और अभिभावक ले कैसे और कैसे इसका सामना करें? प्रोफेसर उज्जवल कुमार चौधरी सर। धन्यवाद और नमस्कार। मैं उज्जवल चौधरी हूँ, प्रो वाइस चांसलर एडम्स यूनिवर्सिटी कोलकाता से।
और यहाँ के मीडिया डीन हूँ। इसके पहले मैं सिम्बायोसिस और एमिटी यूनिवर्सिटी का डीन रह चुका हूँ और पर्ल एकेडमी का भी डीन रह चुका हूँ। बहुत अच्छा लगा पूर्व दो वक्ताओं की बात सुनकर, विशेष करके प्रमोद पाठक जी ने बहुत सही बोला, ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन लर्निंग, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। ऑनलाइन जैसा हम कॉलेज में भाषण देते हैं, वही चीज को अगर जूम या गूगल क्लास या किसी चीज में हम भाषण दें तो एक तरह का ऑनलाइन क्लास भी हो गया, लेकिन उससे ऑनलाइन लर्निंग नहीं होता है, क्योंकि उस तरह का इंटरेक्टिविटी जूम में तो फिर भी हो सकता है, कई और प्लेटफॉर्म्स में उतना इजी नहीं है। सो देयरफॉर देयर हैज टू बी ऑनलाइन लर्निंग ऑल्सो। इसलिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, लर्निंग टू लर्न हम बोलते हैं अंग्रेजी में, या सेल्फ लर्निंग, जिसको उन्होंने कहा स्वाध्याय। सही बात है, और बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने महाभारत से दिया भी है स्वाध्याय के संदर्भ में, एकलव्य का उदाहरण। नाउ स्वाध्याय में और एकलव्य में फर्क यह है कि एकलव्य में कोई गुरु का दिग्दर्शन नहीं था, गुरु का एक मूर्ति थी। स्वाध्याय में गुरु का एक रोल है, और मैं ये बात को रखना चाहूंगा कि टीचर और मेंटर ये दो कॉन्सेप्ट अलग हैं। टीचर एंड मेंटर, द थिंग दैट वी से often that teacher is what you call as the someone who teaches in the classroom. टीचर का, शिक्षक का जो ट्रेडिशनल थॉट है वो है क्लासरूम में जो पढ़ाता है, सिलेबस की आखिरी बात जो करता है, परीक्षा जो लेते हैं, एग्जामिनेशन वही करते हैं, और एक सब्जेक्ट पे आखिरी पॉइंट, द लास्ट पॉइंट ऑन सब्जेक्ट डिटेल्स। ऑल दिस 5, ये नई सिचुएशन में जिसको न्यू नॉर्मल कह रहे हैं, ऑल दिस 5 आर नाउ प्रूवन नॉट टू बी मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स और वैलिडेटेड। अब शिक्षक की जगह में मेंटर का शब्द आएगा, मेंटर का कॉन्सेप्ट आएगा। मेंटर क्या है? मेंटर वो है जो क्लासरूम के अंदर और बाहर दोनों तरफ गाइड करते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में गाइड करते हैं। इसलिए प्रमोद पाठक जी का वो बात को उठाते हुए, जब आप ऑनलाइन लर्निंग करेंगे तब आपका मेंटर एग्रीगेट करके बहुत सारी चीज आपको भेजेंगे ऑनलाइन। जैसा दो तरह के लर्निंग रिसोर्स होते हैं, एक होता है प्रोप्राइटरी, जो मैं अपने आप एज ए मेंटर तैयार कर रहा हूं, मेरा वीडियो, मेरा पावर पॉइंट, मेरा केस स्टडी, ये है प्रोप्राइटरी, यानी मैं खुद ही ओरिजिनेट कर रहा हूं। और एक है एग्रीगेटेड, जो ऑलरेडी ओपन सोर्स में अवेलेबल है, जैसा कि यूट्यूब से उस विषय में, समझिए एक विषय ले लीजिए, विषय है इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल, इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, उसमें मैं अपना एक 5 मिनट का वीडियो बनाया और साथ में एक 10 स्लाइड का पावर पॉइंट बनाया, इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल क्या होता है, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, वगैरह वगैरह। कई केस स्टडी लाए, कैसे इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन को चेंज कर सकता है, वगैरह। और साथ में मैंने इसको समझाते हुए स्लाइड शेयर का कनेक्शन दिया, यानी लिंक दिया। स्लाइड शेयर में ऑलरेडी इट इज अवेलेबल ऑनलाइन ओपन सोर्स में। हम यूट्यूब में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, जो चीज हम पढ़ाते हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे पढ़ाते हैं उसकी वीडियो अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारे केस स्टडीज अवेलेबल है। इसको हमने एग्रीगेट किया, तो एक हुआ प्रोप्राइटरी लर्निंग रिसोर्स, एक हुआ एग्रीगेटेड लर्निंग रिसोर्स। और ये सारे लर्निंग रिसोर्सेज को मैंने क्लास के जिस दिन हम ऑनलाइन में मिलेंगे बच्चों से, उससे 4-5 दिन पहले उन्हें भेज दिया, भेज के उन्हें कहा कि आप पढ़िए, देखिए और सुनिए। इसमें पॉडकास्ट भी है, पॉडकास्ट को सुनना पड़ता है, रेडियो ऑडियो है, वीडियो है तो देखना पड़ता है, पावर पॉइंट या स्टडी मटेरियल या पीडीएफ है तो उसको पढ़ना पड़ता है। ये 3 चीज आप स्वाध्याय के तरीके से करिए, करके फिर ऑनलाइन में 5 दिन बाद इस तारीख को इस समय में हमें हमारे साथ मिलिए, और उस समय जो भी आपके डाउट्स है वो हम क्लियर करेंगे। So it will be more a doubt clearing session, more a quiz session, more a session to understand how much someone has comprehended the topic. So ये बहुत डिफरेंट है देन पुरानी वाली शिक्षा से। पुरानी वाली शिक्षा में हम कॉलेज जाते हैं ये बिना जाने, एक सिनेमा हॉल भी जाते हैं तो हम जानते हैं कौन सा सिनेमा देख रहे हैं, उसके बारे में लोगों से राय लेते हैं। लेकिन आज हम कॉलेज जाते हैं बिना जाने कि आज क्या पढ़ाई हो रही है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो लेक्चर इकोनॉमिक्स का है, लेकिन इकोनॉमिक्स का कौन सा टॉपिक, कौन सा अध्याय, किस तरह के केस स्टडीज, किस तरह के इश्यूज, कुछ नहीं जानते हैं। एक ब्लैंक माइंड लेकर जाते हैं और वहां पे चर्चा होती है, शिक्षक उसको इंट्रोड्यूस करता है, तब हम सुनते हैं। अब जो मॉडल है, हम ब्लैंक माइंड में नहीं आ रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, हम माइंड को तैयार करके आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एग्रीगेटेड एंड प्रोप्राइटरी लर्निंग रिसोर्सेज। तो उसको हम बोलते हैं मूक्स, मैसिव ऑनलाइन कोर्स। जब मैसिव ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी सरकार यूजीसी की तरफ से 2-4 मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज स्वयं और बहुत कुछ आ चुका है, सीबीएसई की तरफ से आ चुका है। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग जो पेड ऑनलाइन कोर्स भी रखते हैं, कुछ फ्री भी रखते हैं, जैसा अपग्रेड है, यूडेमी है, कोर्सेरा है। हम लोग अब एडोमस यूनिवर्सिटी में सब बच्चा जो एडमिशन ले रहा है उनको फ्री में कोर्सेरा के कोर्सेज करा रहे हैं, जिससे कि उनको हैबिट हो जाए किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकती है। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, बहुत सारे प्रश्न जो आप लोगों ने भेजा है हिंदुस्तान की तरफ से,
बहुत लोग पूछ रहे हैं कि समय की बात, आपको पहले ये समझना है कि पढ़ाई नहीं हो रही है ये बात नहीं है। जैसा कि आपने रमेश जी से और पाठक जी से सुना, पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई का मोड बदल गया है, हमारे सोच और मोड में बदलने की जरूरत है, हमारे एबिलिटीज और स्किल और हुनर में बदलने की जरूरत है। ये बात सच है, डिजिटल डिवाइड है, हम डिजिटल डिवाइड के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, लेकिन वो बात सच है। बहुत लोगों के पास कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, बहुत लोगों के पास यहाँ तक कि स्मार्टफोन तक नहीं है। स्मार्टफोन नहीं, उनसे प्रॉब्लम तो जबरदस्त है, नो डाउट। इंटरनेट कनेक्शन बिना ऑनलाइन एजुकेशन हो नहीं सकता, लेकिन वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जिनके पास कुछ ना कुछ संसाधन है, उनके लिए जो मैं कहना चाहूंगा, पहली बात के दिमाग से निकाल दीजिए कि पढ़ाई नहीं हो रही है। चाहे प्राइवेट शिक्षक संस्था हो या सरकारी हो, सब अपने अपने तरीके से कोशिशें कर रही हैं और इसको स्वीकार करना और रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट ये है, अभी हम ऑनलाइन, जैसा हमारे यूनिवर्सिटी में इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, हमारा सेमिस्टर एंड के फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, अगला 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा, यानी इसी महीने में खत्म हो जाएगा। और अगस्त 1 से हम वर्तमान बैचेस को, अगस्त 3 सोमवार से करंट बैचेस के कोर्सेज चालू कर रहे हैं ऑनलाइन, और जो नए बैच है वो 17 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं ओरिएंटेशन के साथ। और फॉर्मल क्लास, चूंकि सरकार ने कहा है फॉर्मल क्लास 1 सितंबर से करने के लिए, यूजीसी ने वो एडवाइजरी दी है, तो हम 1 सितंबर से फॉर्मल क्लासेस शुरू करेंगे, लेकिन ऑनलाइन ओरिएंटेशन 17 अगस्त से शुरू करेंगे। और 1 सितंबर से अगर फिजिकल अलाउ किया जाए, डाउट लगता है, आज जो स्थिति है, हम 11 लाख से ज्यादा हमारे इन्फेक्शन हो चुके हैं, वैसे उसमें से 6 लाख ट्रीटेड भी हो गए हैं, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ रहा है। कल हमारा 40,000 से ज्यादा इन्फेक्शन हुआ, लेकिन 27,000 ट्रीटेड हुआ, तो यानी गैप है, तो इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। तो शायद हमें फिजिकल क्लासेस करना सरकार की तरफ से अलाउड ना हो, और ना भी हो तो भी हमारा रेगुलर क्लासेस नए बैचेस के 1 सितंबर से चालू होंगे, और 17 अगस्त से ओरिएंटेशन, वो इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स और एकेडमिक स्टॉलवर्ड्स दोनों को लेकर ओरिएंटेशन चालू होंगे। ये डेट्स के बारे में था, क्योंकि कुछ बच्चों ने इस डेट के बारे में पूछा। और दूसरा जो प्रश्न था कि हम किस तरह से पढ़ेंगे, तो मैं उसी को बता रहा था, फिजिकल और डिजिटल दोनों का ब्लेंड होगा, फिजिटल या ब्लेंडेड या हाइब्रिड एजुकेशन। यही कोरोना हो या ना हो, हम वापस 2020 जनवरी वाले सिचुएशन में नहीं जा रहे हैं। लोगों का अभ्यास बहुत जबरदस्त बदल रहा है। सिनेमा हॉल की जगह में वेब एंटरटेनमेंट, क्लास में बैठ के केवल पढ़ाई की जगह में डिजिटल एजुकेशन, मॉल में जाके खरीदारी नहीं करके bigbasket.com से, यानी ऑनलाइन पे ई रिटेलिंग, ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं लोगों के अभ्यास। यहाँ तक भी डॉक्टर के पास नहीं जाके ऑनलाइन में जूम में बात करके डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं लोग, ये भी हो रहा है। वकीलों का सजेशन ले रहे हैं ऑनलाइन में, जूम में या वेबएक्स में या गूगल मीट में। बहुत सब यहाँ भी हमने देखा है कि अभी सबसे पहली बात 70 साल में भारत की स्वाधीनता के बाद ऑनलाइन हियरिंग हो रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में हियरिंग हो रहा है, और वहां पे वर्डिक्ट भी दी जा रही है कोर्ट के। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं समाज में, कंज्यूमर हैबिट्स आर चेंजिंग इन अ मेजर वे, and therefore it is futile and puerile and childish to think that we will go back to January 2020 situation. We will never go back in habits. Habits are changing in a major way. लेकिन जो मैं अभी बच्चों को जो कहना चाहता हूँ कि आपके पहले मन से डर को निकालो। डर को नहीं निकाल पाओगे तो ये जो न्यू नॉर्मल है, इसमें हम हर समय इस सिस्टम के बाहर ही रह जाओगे। बाहर रह जाओगे तो इसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। फ्रैंकली, जैसे कि प्रमोद पाठक जी ने बहुत सही बोला, पहली बार लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन हो रहा है। अभी तक टीचर और मेंटर सेंट्रिक एजुकेशन था, यानी शिक्षक जो बोलते हैं वही आखिरी है, शिक्षक आए तो सब्जेक्ट शुरू। अब ये नहीं है, अब लर्नर सेंट्रिक है। शिक्षक ने हमें मैटर भेजा, हमने खुद भी मैटर ढूंढा, और मैटर ढूंढ के हम पढ़ लिए। पढ़ के हम बहुत सारे डाउट्स हुए, डाउट्स को लेकर हम ऑनलाइन क्लास में आए या फिजिकल क्लास में। अगर सरकार हमें 1 सितंबर से फिजिकल क्लास शायद 1 या 2 दिन के लिए अलाउ भी करें, हफ्ता में, सप्ताह भर में, तो पहले हम डिजिटल करेंगे, फिर फिजिकल में उसका और ज्यादा डाउट क्लियर करेंगे। तो ये पहले समझना जरूरी है। दूसरा पॉइंट समझना जरूरी है, फिजिकल क्लास में आप बिना तैयारी के आ सकते थे, ऑनलाइन क्लास में नहीं होगा। फिजिकल क्लास में आप आके मेंटली कहीं और है, बस अटेंडेंस के लिए प्रेजेंस है, ये हो सकता था। ऑनलाइन में आपको मेंटली एंगेज होना ही पड़ेगा, अदरवाइज द एजुकेशन विल बी कंप्लीटली फ्यूटाइल। सो एंगेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, वॉलंटरी एंगेजमेंट एंड इमर्स्ड लर्निंग, जिसको डूब के पढ़ाई बोलते हैं, इमर्स्ड लर्निंग, ये बहुत जरूरी होगा और ये आगे इंपॉर्टेंट होगा। एक चीज शिक्षकों के लिए समझना है, भाषण देना अब शिक्षा नहीं रह गया है। अब शिक्षकों को समझना है कि भाषण के बाहर बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे। हर विषय पे वीडियो बनाना, हर विषय पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना या एनिमेशन को डाउनलोड करना, इंटरनेट ढूंढ के जिस विषय पे मैं पढ़ा रहा हूं उसके बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज को डाउनलोड करना,
केस स्टडीज को डाउनलोड करना, ये स्टोरी टेलिंग कैपेसिटी, जिस बात को मैं रख रहा हूं उसको स्टोरी के फॉर्मेट में रखना, क्योंकि अभी चूंकि बच्चे दूर है, फिजिकली डिस्टेंस में है, जो एक बहुत गलत वर्ड चल रहा है सारे माने हमारी बातचीत में, सोशल डिस्टेंसिंग एकदम गलत है। सामाजिक स्तर से दूर नहीं जाना है। अभी मैं प्रमोद जी से बात सुन रहा हूँ, पहली बार मैं सुन रहा हूँ, आई एम इम्प्रेस्ड, वेरी हाईली इम्प्रेस्ड, अ वेरी सीनियर प्रोफेसर टॉकिंग अबाउट थिंग्स व्हिच इज फ्यूचरिस्टिक, आगे के लिए। तो ये सोशल बॉन्डिंग हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ, फिजिकल डिस्टेंसिंग चाहिए। क्योंकि बीमारी है, क्योंकि इन्फेक्शन है, फिजिकल डिस्टेंसिंग चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सोशल बॉन्डिंग चाहिए। तो अभी एक नए तरीके का रिलेशनशिप बनेगा लोगों के बीच, यंगस्टर्स के बीच, शिक्षक और स्टूडेंट के बीच। मैं स्टूडेंट के जगह से भी वर्ड को चेंज करके लर्नर बोलना चाहता हूं। बार बार मैं लर्निंग रिसोर्स और लर्नर बोल रहा हूं। स्टूडेंट क्लासरूम में पढ़ते हैं, लर्नर क्लासरूम और क्लास के बाहर पढ़ते हैं। स्टूडेंट फिक्स सिलेबस पे पढ़ते हैं, लर्नर फिक्स सिलेबस से शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस से शुरू करते हैं, ऑर्गेनिक सिलेबस की तरफ चले जाते हैं, जिस पे ज्यादा इंटरेस्ट है उसमें डीप डाइव करते हैं, इमर्स लर्निंग करते हैं। स्टूडेंट केवल मार्क्स और डिग्रीज के लिए पढ़ते हैं, लर्नर अपनी जिंदगी में प्रयोग के लिए पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स का सोर्स टीचर और किताब होता है, लर्नर का सोर्स मेंटर, किताब, ऑनलाइन, पीयर एक्सपीरियंस, दोस्तों का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, खुद का एक्सपीरियंस, एंड स्वाध्याय, जो उन्होंने बताया स्वाध्याय, ये सारे चीज मिलाकर लर्नर होता है। लास्टली मेंटर को जो हम पढ़ा रहे हैं, हमें भी कंटेंट जनरेशन सोचना होगा। भाषण देना केवल कंटेंट नहीं है, तो कंटेंट इन वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, पीपीटी, इन मेनी एंगेजिंग वेज, क्विज, ओपन बुक एग्जाम, किताब परीक्षा लेना है लेकिन उसमें किताब सामने रख के परीक्षा दे, इस तरह का परीक्षा लेना है कि किताब से कुछ कॉपी नहीं होगा, गूगलेबल क्वेश्चन नहीं होगा, आपको सिचुएशन दिए जाएंगे, आप उस सिचुएशन का अप्लाइड नॉलेज पे क्वेश्चन आंसर लिखोगे, एनालिसिस पे आंसर लिखोगे, गूगल करके नहीं लिख पाओगे या किताब से कॉपी नहीं कर पाओगे। इस तरह के एग्जाम ना, इसमें दिमाग बहुत ज्यादा चाहिए। हमारे पुराने एग्जाम सिस्टम तो 10 साल का प्रश्न पत्र निकाल लो, 11वां साल का प्रश्न पत्र बन जाएगा, वो नहीं चलने वाला है अभी, वो पुराना एग्जामिनेशन सिस्टम में नहीं चलने वाला है। तो क्विज बेस्ड, फॉर्मेटिव टेस्ट, छोटा छोटा ओपन बुक एग्जाम, प्रोजेक्ट बेस्ड, these will be the examination, and end of the semester one summative examination भी होगा जो एंड में है। तो कंटेंट क्रिएशन सीखना होगा हमारे सारे टीचर्स को। कंटेंट डिलीवरी किस तरह से हम डिलीवर करें, केवल एक ईमेल करना डिलीवर नहीं है, ईमेल एक जरिया है, फेसबुक एक जरिया है, फेसबुक के माध्यम से भी दी जा सकती है, व्हाट्सएप ग्रुप जरिया है, लेकिन 8-10 माध्यम से करना है। समय की पाबंदी के लिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। और लर्नर्स एंगेजमेंट, लर्नर को हम एंगेज कैसे करें, वीडियो दिखाएं, वीडियो पे कमेंट करें। 40 जन है, 40 जन को इमीडिएटली गूगल में चैट में लिखने बोले 2-2 लाइन करके, तो समय भी नहीं लगेगा, एक साथ में सब लोग लिखेंगे। तो आप लर्नर को एंगेज कर दिए। तो लर्नर, ये एक हुआ, मैंने ऐसे 10-12 तरीके हैं लर्नर को एंगेज करने का। और लर्नर्स असेसमेंट, जो पढ़ाई के वक्त चलते चलते में फॉर्मेटिव असेसमेंट, पढ़ाई खत्म, एक कोर्स खत्म तो समेटिव असेसमेंट एंड ऑफ द सेमेस्टर। तो ये दोनों तरीके के असेसमेंट होना जरूरी है। और इसके लिए पुराने शिक्षकों को नए तरीके से, हम जो 40 साल से ऊपर हैं, 50 साल से ऊपर हैं, शायद हमारे सारे स्पीकर 50 साल से ऊपर हैं, मैं भी हूं, हम सबको वापस एक तरह से स्कूलिंग करना जरूरी है। हमें वापस जानना होगा, और ये ह्यूमिलिटी की जरूरत है। मेरे पीछे कितने डिग्री है, मेरे कितने पेपर्स हैं, मैंने कितने साल पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ही अगर हम जिंदा रहें। अब स्टूडेंट्स में एक बात आ गई, क्योंकि हम बहुत सारे सोशल मीडिया में भी प्रेजेंट है, एजुकेशनल डायनासोर। एजुकेशनल डायनासोर मतलब शिक्षा व्यवस्था में ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने को परिवर्तन नहीं करते हैं और करना उनके लिए संभव भी नहीं है, लेकिन वो बैठे हैं। तो ये एजुकेशनल डायनासोर हम ना बन जाए खुद, इसके लिए हमें कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट डिलीवरी, लर्नर्स एंगेजमेंट एंड लर्नर्स इवैल्यूएशन, क्रिएशन ऑफ मूक्स, ये जानना, समझना और इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद उज्जवल कुमार चौधरी सर। अभी उज्जवल चौधरी सर ने बहुत शानदार तरीके से 2-3 बातों को बताई। पहली चीज कि ऑनलाइन एजुकेशन में मेंटर और टीचर के डिफरेंस को समझना होगा। दूसरी चीज है प्रोप्राइटरी एग्रीगेटेड लर्निंग, ये दोनों मोड के विषय में आपको समझना पड़ेगा। ये 2 तरीके हैं, एक जो प्रोप्राइटरी और दूसरा एग्रीगेटेड। तीसरी बात उन्होंने कहा कि डर से आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू स्टे, इसी में रास्ता बनेगा। और उन्होंने बताया फिजिकल मोड की आवश्यकता खत्म नहीं होगी, नया नॉर्मल जो होगा वो हाइब्रिड एजुकेशन होगा। धन्यवाद चौधरी सर। अब हम आमंत्रित करते हैं और अनुरोध करते हैं प्रदीप कुमार जैन सर, डायरेक्टर NIT पटना, कि आपको इस पेंडेमिक से कैसे सामना करें और अपने एकेडमिक स्किल्स का एनहांसमेंट
इस लिमिटेशन में कैसे करें, इसमें सब प्रकाश डालें। सर का लंबा अनुभव है टीचिंग का, 36 साल से ऊपर का, और नई टेक्नोलॉजी को भी इन्होंने NIT पटना में इंटीग्रेट किया है। तो सर से अनुरोध है इस विषय में हम लोग को मार्गदर्शन दें। ये विषय काफी बृहत है, तो हमारे पहले पैनलिस्ट ने हायर एजुकेशन के ऊपर काफी चर्चा की है। मैं उससे अलग हटके आपसे बात करूंगा तो वो अधिक बेनिफिट करेगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कम से कम प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एंड एजुकेशन की बात और वहाँ की परिस्थितियों की बात थोड़ी कम की, क्योंकि अगर हम देखें तो ये हिस्सा यूनिवर्सिटी छोड़ के बाकी ये कॉलेज और प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन 90% से अधिक हिस्सा हमारे देश में बनता है। तो मैं चाहूंगा कि मैं उनकी भी कुछ बात करूं। तो अपनी बात शुरू करते हुए कि जब यह महामारी आई तो बिल्कुल हम अनअवेयर थे, और तो इसमें हमारे स्कूलों ने, हमारे कॉलेजों ने जरूर ऑनलाइन क्लास लेने का, पढ़ाने का माध्यम अपनाया। और इसमें यह देखा गया कि खासकर हमारे छोटे बच्चों में कि कम ही लोगों के पास बड़े स्क्रीन की सुविधा थी। तो मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट हैज गॉन फॉर स्मार्टफोन्स। तो छोटे स्क्रीन पर बच्चों को 2-3 घंटा पढ़ना काफी स्ट्रेसफुल होता था, उनके आंख वगैरह पे भी जोर पड़ता था। लेकिन मैं इस बात को एग्री करता हूं कि उस समय कोई अल्टरनेटिव नहीं था। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पूरा घर पर बैठने से अच्छा था कि जितना हमारे स्कूल कॉलेज उनको पढ़ा पाए। उसके बाद अब बात यह आई कि क्योंकि जब हमारा ये महामारी शुरू हुई, पेंडेमिक शुरू हुआ कोविड, तो वो मिडिल ऑफ मार्च था, आफ्टर होली। तो ये मिडिल सेशन में थे, तो बहुत जगह से काफी जगह एग्जाम नहीं हुए थे और कोर्स भी बीच में था। तो आजकल ये काफी डिस्कशन चल रहा है कि हम एग्जाम लें या फिर एवरेज मार्क्स दे के प्रमोट करें। तो मैं यहाँ आप सबसे चर्चा करना चाहूंगा, मेरे ख्याल से आप सभी इस बात पर सहमत होंगे कि हमारे पहले के एग्जामिनेशन सिस्टम में से ये ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम बेटर तो नहीं होगा। इवन जो स्वयं पोर्टल पे जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होते थे पहले, उसने भी इस साल एग्जाम न लेके इसको डिफर कर दिया है कि जब हमारी स्थिति सुधरेगी तब हम एग्जाम लेंगे। लेकिन हम आज के परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? तो प्रमोशन से तो सर्टेनली बेटर है कि हम ऑनलाइन एग्जाम करें। उसमें ये जरूर डिस्कशन का विषय होता है कि हमारे काफी विद्यार्थी, काफी छात्र रिमोट एरियाज में भी होते हैं जहां पे बिजली की लिंक, बैंडविड्थ की, लिंकेज की, इसके ब्रेकेज की, स्टेबल कनेक्शन की समस्या होती है। लेकिन वहां भी अगर हम ऑफलाइन एग्जाम करते हैं ओपन बुक सिस्टम, तो कोई समस्या नहीं होती। मैंने स्वयं अपने कॉलेज में किया हुआ है, आप जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी ने किया हुआ है। तो अगर ये चीज हम बाकी दूसरी जगह भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज अपनाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि जब एक एग्जाम का समय आता है तो हमारा विद्यार्थी भी अटेंटिव होता है, वो विषय को पढ़ता है। तो एग्जाम लेने में उसकी जितनी वो होगी उससे अधिक उसका कुछ लर्निंग बढ़ेगी, उसका कुछ वो पढ़ेगा, उसका कुछ ज्ञान वर्धन होगा। और ये मैं मानता हूं कि 10-20% वेरिएशन मार्क्स देने के बाद उसके परफॉर्मेंस में आ जाता है। लेकिन आज के दिन मेजॉरिटी अपने इंस्टीट्यूशन में रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। जब हम इस रिलेटिव ग्रेडिंग में उस बच्चों के मार्क्स को उसके बाद डालते हैं तो वो डिफरेंस काफी कम हो जाता है। तो मैं तो उसका हूं, मेरा विचार तो यही है और आप भी एग्री करेंगे कि हमको ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम में जाना चाहिए, चाहे वो छोटे छोटे क्विज टाइप क्वेश्चन हो या फिर वो ऑफलाइन मोड में 3 घंटे का एग्जाम हम दे सकते हैं
2.5 घंटे 2 घंटे का दे सकते हैं और बच्चा उसको पूरा करके उसको बाद अब वो अपलोड कर सकता है। इसमें बहुत अधिक डायरेक्ट कनेक्शन की बिना ब्रेकेज इंटरनेट कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। काफी कम बैंडविड्थ में काम हो सकता है और हो जाता है। अब इसके बाद ये तो जरूर है कि आज के दिन भी अगर हम ये देखें, जो हमारे ग्रामीण व्यवस्था है या जो हमारी सामान्य व्यवस्था है, अगर किसी घर में दो या 3 बच्चे हैं और आजकल सभी पेरेंट मेजॉरिटी ऑफ अस आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो हमारे पास कितने कंप्यूटर हैं? क्योंकि ये कुछ घंटे की पढ़ाई, कुछ घंटे का एजुकेशन स्मार्टफोन पे नहीं हो सकता है। इसके लिए कम से कम एक 10 इंच का स्क्रीन चाहिए, अदरवाइज ये हमारा मेंटल और आई पे बहुत स्ट्रेन देगा। तो हमारे कितने घरों में इसकी सुविधा, कितने परिवारों में इसकी सुविधा होगी कि उनके वो 2-3 इस तरह की डिवाइसेस, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट अफोर्ड कर सकते हैं एट अ टाइम, बिकॉज यूजुअली ये जो क्लासेस होती हैं ये मॉर्निंग आवर में होती हैं, ये सारे बंच हो जाते हैं। और अपार्ट फ्रॉम द वर्क फ्रॉम होम दैट एक्टिविटी ऑफ देयर पेरेंट, सो इन सब समस्याओं और बैंडविड्थ, इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, कंडीशन इन अवर रूरल बैकग्राउंड वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो आगे आने वाले समय में हमको, जैसे कि हमारे पहले पैनलिस्ट ने बोला, ब्लेंडेड सिस्टम छोड़ के और कोई दूसरा इसका उपाय नहीं है। जैसे अगर हम सितंबर ऑनवर्ड भी क्लास शुरू करते हैं तो हमको एक फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। अभी जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस की सिचुएशन होती है उसमें बच्चे बहुत पास, स्टूडेंट्स आर सीटेड क्वाइट क्लोज, तो उसके लिए भी हमको कुछ सोचना पड़ेगा और हमको ब्लेंडेड मोड में ही जाना पड़ेगा। और इसका एक दूसरा फायदा है कि अगर स्टूडेंट जब स्कूल कॉलेज में पहुंचेगा सितंबर अक्टूबर के बाद, उसके पहले तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम थोड़ा सेशन डिले करके और ऑनलाइन मोड में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्टरी कोर्सेज शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद जो रेगुलर और इंटेंस जो कोर्स हो उसको हम ब्लेंडेड मोड में ही करें, मिक्स मोड में ही करें। जैसे हम 5 दिन का अगर हम एक सप्ताह रखते हैं तो 2 दिन ऑनलाइन क्लास, 2 दिन फिजिकल क्लास और 1 दिन फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रख सकते हैं। जो ऑनलाइन कोर्स के क्लासेस के दिन हम, अगर वो कॉलेज अपना कोर्स अगर नहीं, अपने टीचरों द्वारा अगर वो नहीं कर सकता है, तो हम गेस्ट फैकल्टी और दूसरे जगहों पे जहां पर उस विषय के एक्सपर्ट अवेलेबल हैं, मूक्स और दूसरे तरह के कोर्स अवेलेबल हैं, उनकी वो सहायता लेके कॉलेज उसको फैसिलिटेट कर सकता है। और केवल ऑनलाइन कोर्सेज से तो हमारा चलेगा नहीं। और जैसा हम सब समझते हैं कि ये जो पेंडेमिक है ये पूरी तरह से तो खत्म होने वाली नहीं है अभी 1-2 महीनों में, 1-2 सत्र में। तो हमको कुछ ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि एक फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ हमारे क्लासेस भी चलती रहे। और जैसा हमारे पहले पैनलिस्ट ने बोला, और आज के दिन ऑलरेडी हम पिछले 3-4 महीने से कर रहे हैं कि जो भी क्लास ऑनलाइन क्लास डिलीवर होता है उसका जो कोर्स कंटेंट होता है पहले हम अपने वेबसाइट पर उस पर्टिकुलर क्लास के लिए अपलोड कर देते हैं और वो स्टूडेंट को दिखने लगता है एंड ही कैन डाउनलोड वेल इन एडवांस। और जो क्लास होता है उसको भी पूरा रिकॉर्ड करके पुनः इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर अपलोडेड रहता है। तो जो उस समय क्लास नहीं कर सका स्टूडेंट, वो भी उसको अपनी सुविधा के अनुसार जाके कभी भी रिपीट कर सकता है। और हम स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट के साथ साथ पहले अपने टीचरों को भी एजुकेट करें हाउ टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, और अपनी स्कूल और कॉलेजेस को भी अपनी फैसिलिटी बढ़ानी ही पड़ेगी। उसके बिना हम आगे आने वाले समय में क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। और जैसे
हमारे पहले पैनलिस्ट ने बोला कि इस प्रोसेस से इवन आफ्टर पेंडेमिक के बाद भी हमारी शिक्षा काफी सुधर जाएगी। किस रूप में? क्योंकि पहले जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेस होते थे, मुश्किल से 5% होते थे जो स्वयं और मूक से के थ्रू होते थे, और इस ट्रेनिंग के दौरान हमारे बहुत सारे टीचर, हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट लेक्चर बना लेंगे, जिससे के थ्रू आगे आने वाले समय में ऑनलाइन कोर्सेस के अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। ये वहां फायदा होगा जैसे कि आज टीचरों की कमी है। स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स अगर हमारा स्टूडेंट कुछ पढ़ना चाहता है तो ही कैन मेक यूज ऑफ दोज कोर्सेज। अभी जो स्वयं और मूक के थ्रू जितने कोर्सेज होते हैं वो काफी लिमिटेड हैं, उनकी संख्या इसके थ्रू काफी बढ़ जाएगी, जिससे कि टीचर हमारे कॉलेज में नहीं है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के कॉलेज में नहीं है, वो सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। लाइब्रेरी की सुविधाएं वो घर बैठ के ले सकता है। तो इस तरह से ये आगे आने वाले दिनों में ये सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाएगा और सुदृढ़ बनाएगा। ये आने वाला समय 1-2 सेमेस्टर हम इस विधि से आराम से पास कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे एनआईटी पटना के डायरेक्टर प्रदीप कुमार जैन सर के विचार। हम लोग अब क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करेंगे। आएंगे रमेश पांडे सर के पास, लेकिन क्योंकि अभी प्रमोद कुमार जैन सर कनेक्टेड है, उनसे एक सवाल शुरू करते हुए फिर हम जाएंगे। हमारे पास एक सवाल आया है रूपल त्यागी हल्द्वानी से, आपसे ही रिलेटेड है, और एक सवाल करके फिर हम सीधे पांडे सर के पास चलेंगे। जैन सर, आपके लिए ये सवाल है, सुनेंगे। आई हैव पास क्लास 12 with 96.6% marks in PCM. Now I want to study BTech. However, JEE exam is getting postponed. What should I do? ये देश के 13 लाख लोगों का प्रश्न होगा सर। HRD मिनिस्टर साहब ने पहले से अनाउंस किया हुआ है कि जेईई की परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम सितंबर में होंगे, और उसके बाद 27 सितंबर को एडवांस जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम भी होगा, जो आज के अनुसार ये प्लान्ड है। और जैसा कि काफी जगह कॉलेजों में 12th के रिजल्ट के बारे में संशय रहता है, तो इस वर्ष आईआईटी ने अपने एडवांस जेईई के लिए जो 80% मार्क्स 12th की जो जरूरत था मिनिमम, उसको भी वेव कर दिया है, उसको इस वर्ष के लिए हटा दिया है। उसके साथ साथ हमारे एनआईटी सिस्टम में 60% मिनिमम मार्क्स 12th में चाहिए होता है, उसमें भी हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं, और ये पूरी संभावना है कि उसको एनआईटी सिस्टम में भी वो 60% का जो मिनिमम मार्क्स का जो बार रहता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है, सिर्फ इस वर्ष के लिए उसको हटाया जा रहा है। और ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा जरूर होगी। ये जरूर है कि कितने डिले हो जाता है, ये इस महामारी के कंट्रोल पर निर्भर है, लेकिन ये सेशन हमारी सरकार जीरो नहीं होने देगी। बहुत धन्यवाद सर। हम आते हैं रमेश पांडे सर के पास। सर, आपके लिए प्रश्न है। रमेश पांडे सर, वाइस चांसलर आर्ट यूनिवर्सिटी। ये एक विद्यार्थी का क्वेश्चन है सत्यजीत चंद्रा धनबाद से। सर ये पूछ रहे हैं, अनम्यूट कर देंगे सर को, पांडे सर को। एज स्कूल्स आर कंडक्टिंग, कॉलेजेस आर कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेज एंड एग्जाम्स, व्हाट विल बी द पैरामीटर एंड प्रोसेस फॉर मार्किंग एंड प्रमोटिंग द स्टूडेंट? स्कूलों कॉलेजेस में पैरामीटर ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, तो स्कूल कॉलेजेस कैसे तय करेंगे कि पैरामीटर्स क्या होंगे प्रमोट करने के विद्यार्थियों को? रमेश कुमार पांडे सर, आपसे अनुरोध है, इसका जवाब दें। यूजीसी ने इस दिशा में क्लियर कट गाइडलाइन दिया है कि इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर, उसके अलावा जो भी सेमेस्टर हैं उनमें मिड सेम के जो अंक हैं उसी को 100 नंबर करके रिजल्ट प्रकाशित करना है, और उसी के अनुसार हम लोग रिजल्ट प्रकाशित भी कर रहे हैं। फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम जो है सो ऑफलाइन लेना है, और अभी
हम लोगों को डायरेक्शन है कि सितंबर के तक जो है सो परीक्षाओं को ले लेना है ऑफलाइन विधि से और रिजल्ट भी प्रकाशित कर देना है, और उसकी तैयारी हमारी चल रही है। और जहां तक आपने ऑनलाइन एग्जाम की बात की, तो ऑनलाइन एग्जाम हम लोगों ने मिड सेमेस्टर के करवाए और उन्हीं मिड सेमेस्टर के अंकों को 100 नंबर में परिवर्तित करके और रिजल्ट जो है सो हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं। अगला सवाल प्रमोद पाठक सर के लिए। सर, ये फर्स्ट आया है दिल्ली से श्रेयांश जैन। सवाल ये था, विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि अगर कोरोना वायरस का फिर से इम्पैक्ट आया तो इसका क्या असर विद्यार्थियों पे होगा और कैसे हैंडल करें? देखिए, एक तो एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि फिर से आया क्योंकि ये 2020 में आने वाला था, ये किसी को नहीं मालूम था। तो ये हाइपोथेटिकल सवाल पे हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम अपनी तैयारी जिस तरह से रखे हुए हैं उसी तरह से रखेंगे और आने वाली परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखना है, पढ़ के लिख के। अगर फिर से होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और इसके चलते किसी किस्म की एंजाइटी या दुश्चिंता की आवश्यकता नहीं है और थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाने की आवश्यकता है। उज्जवल चौधरी सर, आपके लिए अगला सवाल। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, वेस्ट बंगाल की लार्जेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप हैं। कई ट्रेडिशनल कोर्सेज बच्चे लोग करते आ रहे हैं। आपका मैं देख रहा हूँ कि फैशन से मीडिया कम्युनिकेशन है। हमारे कई विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि इन परिस्थितियों में क्या जो नए कोर्सेज, जो नए ट्रेंड आए हैं, उनमें कोर्सेज किया जा सकता है कि नहीं, और आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगे? अभी जैसे हम लोग इंजीनियरिंग वालों को लिया, जो बच्चे कॉमर्स के बैकग्राउंड के आएंगे, आर्ट्स के बैकग्राउंड के आएंगे, उनके लिए भी कुछ कोर्सेज आपके पास है, और क्या कोर्सेज आप रिकमेंड करेंगे एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट? थैंक यू विकास जी। पहला तो पॉइंट मैं कहूंगा कि इस वक्त नए जो करियर्स का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है उस पे फोकस होना जरूरी है। सारे कोर्स, एक जमाना था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट या इंडस्ट्री हुआ करता था। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री का एक मुद्दा बन गया है, हर इंडस्ट्री का फाउंडेशन बन गया है। तो एक नया शब्द आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, ITES, which has become the foundation of every industry now. So it's not a separate industry. उसी तरह digital and web, social media, digital and web is becoming fundamental or foundation to every profession going ahead. Entertainment जो पढ़ते थे या करते थे, अब वो वेब एंटरटेनमेंट करेंगे। जर्नलिज्म जो करते थे, मोबाइल जर्नलिज्म में जाएंगे। मार्केटिंग जो करते थे, डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे। लॉ जो पढ़ते थे, आप डिजिटली लॉ पढ़ेंगे और डिजिटली लॉ प्रैक्टिस के लिए भी तैयार होंगे साथ साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल बंद हो जाएगा। बार बार ये समझिए, जो प्रमोद जी ने भी बोला, अब पहले बोले हैं, इवन जैन साहब ने भी बोला कि ये नहीं कि फिजिकल दुनिया बंद हो जाएगी, ये कोई नहीं कह रहा, लेकिन जिस जगह हम जा रहे हैं फिजिकल और डिजिटल का कोएग्जिस्टेंस होगा। सो ऐसे कोर्सेज करना है, जैसा इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस वैनिला बीटेक नहीं करके उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे स्पेशलाइजेशन करें, उनपे क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन पे स्पेशलाइजेशन करें। तो वैनिला मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं करके उसमें डिजाइन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल का जो डिजाइन इंजीनियरिंग पार्ट है उस पर स्पेशलाइज करें। जनरल मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म नहीं करके फोकस करके वेब एंटरटेनमेंट या मोबाइल जर्नलिज्म या वेब जर्नलिज्म पे स्पेशलाइज करें, या डिजिटल ब्रांड कम्युनिकेशन पे स्पेशलाइज करें, न्यू मीडिया PR पे स्पेशलाइज करें। ये मीडिया का हुआ। उसी तरह कॉमर्स में भी, इकोनॉमिक्स में भी, हर जगह में एक डिजिटल एंगल आना जरूरी है। सेकंड जो पॉइंट है, कोविड को ध्यान में रख के हर इंस्टीट्यूट को, प्राइवेट और सरकारी में तो खर्चे कम है, प्राइवेट सेक्टर में जो इंस्टीट्यूट्स के, बिकॉज वो डिपेंड करते हैं स्टूडेंट फीस पे, उन्हें भी जहां तक संभव है स्कॉलरशिप की प्रोविजन करनी जरूरी है। ये एक अनदर पॉइंट मैं फ्लैग करना चाहूंगा। हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए का फॉर स्कॉलरशिप अनाउंस किया है और 2 करोड़ में ऑलरेडी 300 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल चुका है। हम 600 से ज्यादा एडमिशन कर चुके हैं और अराउंड 6000 स्टूडेंट अभी तक एग्जाम दिए हैं और उनके साथ एडमिशन प्रोसेस चालू है। जो सिलेक्ट हुए हैं वो प्रोसेस चालू है। अगला 1 अगस्त को अपना अगला स्कॉलरशिप एग्जाम है, एडमस यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट ऑन 1 अगस्त। आप वेबसाइट में जाके कोई भी बच्चा उसको अप्लाई कर सकता है। जो मैं आखिरी में जो कहना चाहूंगा कि मेंटली तैयार रहना है और आगे फिजिकली भी, कि हमें
डिजिटल पर्सोना या डिजिटल पर्सनालिटी होना ही पड़ेगा। जिस तरह से हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 चीज बोलते हैं एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए, अब छठा चीज हो गया डिजिटल एक्सेस। हम चाहे न चाहे हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए डिजिटल एक्सेस होना जरूरी है। और जिस तरह से हम जो जूता, पैंट, कपड़ा पहनते हैं रोज बाहर जाने के लिए, उसी तरह हमारे साथ हमारा एडेज और एडिशनल इनपुट रहना है, स्मार्टफोन विथ इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन एंड लैपटॉप। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कपड़ा इंपॉर्टेंट है बाहर जाने के लिए, या जूता इंपॉर्टेंट है। पुनः पूछेंगे कि 4 कोर्सेज आप काइंडली रिकमेंड करें कि जो बच्चे नए इस विषय में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अच्छे करियर के लिए, फिर हम इस चर्चा को आगे विराम देंगे। कैन यू रिकमेंड 4 कोर्सेज अभी जो नए जमाने के? अच्छा, 4 कोर्सेज। इंजीनियरिंग में आए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा, उस पर स्पेशलाइज करें। मैंने बीटेक इंजीनियरिंग या बीटेक कंप्यूटर साइंस विथ एआई, एमएल एंड बिग डेटा। ये मार्केटिंग में जाए, मैनेजमेंट में जाए तो डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस या स्पेशलाइज करें। चाहे एमबीए मार्केटिंग हो, बीबीए मार्केटिंग हो, डिजिटल पे फोकस करें। और बहुत सारे हमारे यूनिवर्सिटी और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में डिजिटल स्पेशलाइजेशन चालू हो चुका है। मीडिया में आए तो मीडिया टेक्नोलॉजीज पे फोकस करें, वेब टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्रोडक्शन एंड कनेक्टेड टू दैट स्पेशल इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ये मीडिया के संदर्भ में, ये पुराने मीडिया में ये सब चीजें नहीं थी, ये होना जरूरी है। दिस इज द अदर पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडिया। एंड अगर आप फार्मेसी और बायोटेक में आए तो इसका, चूंकि पेंडेमिक हुआ है, दुनिया भर में बीमारी आई है, फार्मेसी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी का करियर बहुत अच्छा है। सारे दुनिया के देश पब्लिक हेल्थ में अब एक्सपेंसेस ज्यादा करेंगे, तो ये अदर 4th एरिया है, बायोटेक एंड फार्मा। थैंक यू विकास जी। अब हम इस परिचर्चा के अंतिम मुकाम पे आ चुके हैं। आज एक शानदार परिचर्चा रही जिसमें बिहार झारखंड के नामचीन एकेडमिक हस्तियों ने आपका मार्गदर्शन दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे सर, वाइस चांसलर रांची यूनिवर्सिटी, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रोफेसर प्रमोद पाठक सर, जो सबसे अनुभवी शिक्षक है, प्रोफेसर है IIT धनबाद से। मैं धन्यवाद करूंगा IMS यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उज्जवल कुमार चौधरी सर का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। और मैं धन्यवाद करूंगा NIT पटना के डायरेक्टर प्रदीप कुमार जैन सर को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। और हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से इस परिचर्चा में जो पाठक शामिल हुए और दर्शक अभी हैं, आप सबका भी धन्यवाद है। मैं विकास कुमार, साइटोग्राफी सोसाइटी रांची, हिंदुस्तान अखबार की इस चर्चा में आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए